जेफरी एप्स्टीन की कहानी उसके जराइम पर खत्म नहीं होती। असल में वहीं से तो ये शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है, बल्कि उस पूरे ताकतवर नेटवर्क की है जिसने ना सिर्फ इसे ये सब करने दिया बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़ भी दिया। तो आज हम एप्स्टीन फाइल्स की मदद से उसी पर्दे को हटाएंगे और उस नेटवर्क की साख्त को समझने की कोशिश करेंगे जो अशराफिया को यानी एलीट क्लास को जवाबदेही से बचाता है। और ये सब कुछ आकर रुकता है एक सवाल पर, एक ऐसा सवाल जो हमारे पूरे सिस्टम की बुनियादों को हिला देता है। वो सवाल ये है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जिसे माशरे से अलग थलग हो जाना चाहिए था, वो कैसे आलमी ताकत के बिल्कुल मरकज़ में रहकर काम करता रहा। यही वो पहेली है जिसे समझना आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसको समझने के लिए चलें इसे एक नाम देते हैं, द एप्स्टीन पैराडॉक्स, यानी एप्स्टीन का तज़ाद। ये नाम है उस गहरी खाई का जो उसकी अवामी सज़ा और पर्दे के पीछे जारी उसके बेपनाह समाजी और माली असर रसूख के दरमियान थी। यही तज़ाद, यही पैराडॉक्स हमारी आज की तहकीक का मरकज़ है। तो हकीकत में हुआ क्या था? 2008 में एप्स्टीन ने अपना जुर्म कबूल किया। अब देखें, किसी भी आम आदमी के लिए ये उसकी ज़िंदगी का, उसके करियर का खात्मा होता है, लेकिन एप्स्टीन के लिए ये बस एक छोटी सी रुकावट थी। सज़ा के बाद भी वो आराम से बैनुल अक़वामी सफ़र कर रहा था, बड़े बड़े ताकतवर मेहमान उसके घर आ रहे थे, और बिजनेस वो तो पहले की तरह ही चल रहा था, उन्हीं बाअसर शख्सियात के साथ। यानी दुनिया के लिए वो एक मुजरिम था, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी ताकत शायद और भी बढ़ रही थी। तो सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब उसके असर और रसूख के जाल में छुपा है। चलें अब इस नेटवर्क को खोलते हैं, इसके टुकड़े करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता था। ये नेटवर्क बुनियादी तौर पर 4 सुतूनों पर खड़ा था। पहला, अरबपति और फाइनेंस की दुनिया, जहां सिर्फ पैसा बोलता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी की दुनिया, यानी सिलिकॉन वैली, जहां मुस्तकबिल बनता है। तीसरा सुतून, सियासत, जहां फैसले और कवानीन बनाए जाते हैं। और चौथा, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, जहां मुल्कों की सरहदें कोई मायने नहीं रखती। हर सुतून ने उसे वो ताकत दी जिसका आम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आखिर अरबपति लोग उसके साथ जुड़े क्यों रहे? जवाब बड़ा सीधा साधा है, एक सर्द हिसाब किताब। एप्स्टीन के ज़रिए जो समाजी और प्रोफेशनल फ़ायदे मिल रहे थे, उनका वज़न उसकी ख़राब साख के ख़तरे से कहीं ज़्यादा था। ये एक ऐसी दुनिया है जहां रसाई ही सब कुछ है, और इख़लाक़ियात अक्सर एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एप्स्टीन का किरदार सिर्फ एक इन्वेस्टर का नहीं था, वो एक सोशल ब्रोकर था, एक ऐसा शख्स जो सरमाए, नए आइडियाज़ और मुख्तलिफ सनतों के ताकतवर तरीन लोगों को आपस में जोड़ता था। इसने खुद को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया था जो किसी को भी किसी से भी मिलवा सकता था। और फिर आता है सियासत का मैदान। यहाँ एप्स्टीन सिर्फ दोस्तियां नहीं कर रहा था, वो उन लोगों तक रसाई हासिल कर रहा था जो पूरी दुनिया के लिए फैसले करते हैं। मिसाल के तौर पर साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद बराक जैसे लोगों के साथ उसके कारोबारी ताल्लुकात। ये इस बात का सबूत है कि उसका असर और रसूख पार्टियों से निकलकर आलमी पॉलिसी बनाने वाले ऐवानों तक पहुंच चुका था। और यह नुक्ता शायद सबसे ज़्यादा परेशान कुन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन और अशराफिया के दरमियान ताल्लुकात उसके मुजरिमाना माजी के सामने आने के बाद ख़त्म नहीं हुए, बल्कि बहुत से मामलात में ये खामोशी से जारी रहे। और यही खामोशी, यही उसकी असल ताकत थी। एक ऐसी खामोशी जो मुश्तरका मफादात और शायद मुश्तरका राजों से बनी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ चंद अफराद की नहीं है, ये उन इदारों की भी है जिन्होंने इस निज़ाम को चलने दिया। तो अगला सवाल ये है कि सिस्टम ने इसे रोका क्यों नहीं? यहाँ इदारों की नाकामी बिल्कुल साफ नजर आती है। सबसे बड़ी मिसाल है जेपी मॉर्गन चेस की। सोचें ज़रा, बैंक के अंदर उनके अपने मुलाजमीन बार बार खतरे की घंटी बजा रहे थे, मशकूक सरगर्मियों की निशानदेही कर रहे थे, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। सज़ा के बाद 10 साल तक उसके अकाउंट्स एक्टिव रहे और उनसे लाखों डॉलर ट्रांसफ़र होते रहे। हाँ बिल्कुल, आखिर में जाकर बैंक को मुतासरीन को हर्जाना देना पड़ा, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। ये फाइल्स बताती हैं कि मालियाती इदारे सिर्फ मददगार नहीं थे, वो उसके जराइम के पूरे निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा थे। क्योंकि जब बात मुनाफे और ताकत की आती है तो अक्सर खतरे के सिग्नल्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब इस केस के साथ बहुत सी क़यासाराइयाँ और गलत मालूमात भी जुड़ी हैं, तो आइए एक लम्हे के लिए शोर को सबूत से अलग करते हैं। हमें 2 चीज़ों में फ़र्क करना होगा। एक तरफ हैं ठोस तस्दीकशुदा हक़ाइक़, जैसे ताकतवर लोगों से दस्तावेजी राब्ते, बड़े बैंकों की तरफ से माली मदद और एक बड़े पैमाने पर ट्रैफिकिंग नेटवर्क के सबूत। दूसरी तरफ हैं गैर तस्दीकशुदा क़यास आराइयाँ,
जैसे कि उसने क्रिप्टो करेंसी बनाई, या वो अभी जिंदा है, या उसके इंटेलिजेंस एजेंसियों से नाकाबिले तरदीद ताल्लुकात थे। सच को इस शोर से अलग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये इंटेलिजेंस एजेंसियों वाली थियरी इतनी मकबूल क्यों है? इसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी बेपनाह दौलत का कोई वाज़ेह ज़रिया नहीं था। उसके पास एक नहीं, कई मुल्कों के पासपोर्ट थे। इंटेलिजेंस कम्युनिटी से जुड़े लोगों से उसके ताल्लुकात थे, और ये इम्कान भी था कि वो ताकतवर लोगों के बारे में काबिल एतराज़ मालूमात यानी कॉम्प्रोमाइजिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये नज़रियात जितने भी दिलचस्प लगें, फाइलों में इनका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। और सच तो यह है कि हमें शायद इनकी ज़रूरत भी नहीं है। जो हक़ाइक़ हमारे सामने हैं वो खुद ही किसी भी साजिशी नज़रिए से कहीं ज़्यादा खौफनाक हैं। तो आखिर में ये सब हमें बताता क्या है? ये केस सिर्फ एक मुजरिम के बारे में नहीं है, ये जदीद दौर की ताकत की साख्त पर एक आईना है। ये फाइल्स एक ऐसी दुनिया को बेनकाब करती हैं जहां अरबपति लोग सज़ा याफ्ता मुजरिमों के साथ कारोबार करते हैं, जहां सियासी रहनुमा मुतनाज़ा फाइनेंसर्स से हाथ मिलाते हैं, जहां बड़े बड़े बैंक खतरे की घंटियों को नज़रअंदाज करके मशकूक पैसा मुंतकिल करते हैं, और जहां वो इदारे जो ताकतवर लोगों का एहतिसाब करने के लिए बने हैं खुद नाकाम हो जाते हैं। ये केस इस बात की अलामत है कि जो कावानीन आम शहरियों पर लागू होते हैं वो शायद दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों पर उसी तरह लागू नहीं होते। ये इंसाफ के दोहरे म्यार की एक बहुत तल्ख हकीकत को जाहिर करता है। और ये हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। तब क्या होता है जब वो लोग जो दौलत, सियासत और असर व रसूख को कंट्रोल करते हैं खुद ही गलत कामों में मुलव्वस हों? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है, और जब तक ये जवाब नहीं मिलता जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक याद दहानी नहीं बल्कि एक इंतबाह बनी रहेगी।